मेरी पत्नी एक जनरल है जिसने युद्ध के मैदान में हजारों लोगों को मार डाला। अध्याय 301 से लेकर 305 तक। सी 301 अनयील्डिंग। अध्याय 301 अनयील्डिंग। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। सभी को बहस करते हुए देखकर गोंगसुनशी ने ठंड से तड़कते हुए कहा, चुप रहो। उद्धरण चिन्ह। सब लोग चुप हो गए। गोंगसुनशी ने उपस्थित सभी लोगों में अपनी बर्फीली टकटकी लगाई। मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, उन्होंने कम आवाज में कहा। आज से स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों में से किसी को भी लाइन पार करने की अनुमति नहीं है। मुझे परवाह नहीं है कि आप लाइन पार करने वाले राक्षसों को कैसे मारते हैं, लेकिन यदि आप में से कोई भी लाइन पार करने और युद्ध शुरू करने की हिम्मत करता है, निर्दयी होने के लिए मुझे दोष न दें। उद्धरण चिन्ह। वह जानता था कि नियम निर्धारित करने होंगे। उन्होंने सम्राट झोओ को देखा और ठंड से कहा, मैं चूजून के साथ इस मामले पर चर्चा करूंगा और इस मामले को दबाऊंगा। हालांकि अगर अगली बार है तो मैं आपको निश्चित रूप से मारूंगा। उद्धरण चिन्ह। एम्फ। सम्राट झोओ केवल प्रतिक्रिया में स्नॉटेड। उसकी आंखों में एक बेहोश ठंड थी। उन्होंने लंबे समय से इस परिणाम का अनुमान लगाया था। यही वजह है कि उन्होंने जानबूझकर लोगों को राक्षसी जनजाति पर हमला करने के लिए प्रेरित किया। ये दो जातियों को युद्ध के लिए मजबूर करना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि गोंगसुनशी निश्चित रूप से उसे नहीं सौंपेंगे। एक बार जब उसने कहा कि वह उसे सौंप देगा, तो परिणाम निश्चित रूप से छोटे नहीं होंगे। इसके अलावा वह इस बार कई स्वर्ग रैंक विशेषज्ञों को अपने साथ लाया था। क्या गोंगसुनशी इस तरह के नुकसान को झेलने को तैयार होंगे? अब उसे ये देखने की जरूरत थी कि क्या राक्षसी जनजाति इस परिणाम को स्वीकार कर सकती है। क्या वे ऐसा परिणाम स्वीकार करेंगे? मॉर्टल दानव दायरे के सामने गोंगसुनशी और सू चांगकिंग ने चुजून का सामना किया। चुजन की आंखें ठंडी और जानलेवा थीं। झोउ सम्राट के आश्चर्यजनक हमले ने हजारों लोगों को खोने के लिए राक्षसी जनजाति का कारण बना। उन्होंने दो स्वर्ग रैंक विशेषज्ञों को भी मार डाला था। पूरे राक्षसी जनजाति के लिए यह काफी नुकसान था। सू चांगकिंग मुस्कुराया और कहा, महामहिम, इस बार यह इसलिए है क्योंकि हम अपने अधीनस्थों के साथ सख्त नहीं थे। इस संघर्ष के कारण हम आपकी महिमा की भरपाई करने को तैयार हैं। अगले 3 लेनदेन के लिए हमने कोई पेटेंट शुल्क नहीं लिया है। उद्धरण चिन्ह। मुझे हथियारे चाहिए, चुजन ने ठंड से कहा। उन स्वर्ग रैंक विशेषज्ञों ने जो हम पर हमला किया, उन्हें मरना होगा। उद्धरण चिन्ह। सू चांगकिंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। महामहिम, यह एक गलतफहमी है। आपको ऐसा क्यों करना चाहिए? स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ को सौंपना असंभव है, लेकिन हम अन्य स्थितियों पर चर्चा कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। चुजन ने गोंगसुनशी को देखा और ठंड से कहा, क्या यह आपका निर्णय है? उद्धरण चिन्ह। गोंगसुनशी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने चुजून की टकटकी से मुलाकात की और गहरी आवाज में कहा, यह सही है। यह एक गलतफहमी है। उद्धरण चिन्ह। हा हा हा। चुजन पागल हंसी। उसकी आंखें ठंड से भर गई थी क्योंकि उसने स्नेह किया था। क्या आपको लगता है कि आप निडर हो सकते हैं क्योंकि आपके पास 2 सेंट रैंक है? क्या आपको लगता है कि आप बिना किसी समस्या के मेरी राक्षसी जनजाति का वध कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। सू चांगकिंग के दिल में एक बुरा एहसास था। चुजन का रवैया अप्रत्याशित रूप से इस मामले के प्रति अस्पष्ट था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे मुआवजे के लिए पूछने का कोई इरादा नहीं था। जब तक उन्होंने मुआवजे के लिए कहा, चाहे वह कितना भी हो, ये कीमत की बात थी। हालांकि उन्होंने सम्राट झोउ और अन्य लोगों को चाहने के अपने अनुरोध को कहा। चुजन ने ठंड से कहा, केवल आपको 2 विकल्प देगा। सबसे पहले, उन लोगों को 3 दिनों के भीतर मुझे सौंप दें। दूसरे, हम युद्ध पूरी तरह से शुरू करेंगे। आज से राक्षसी जनजाति और मानव दुनिया के बीच सभी लेनदेन रद्द हो जाएंगे और हम युद्ध की तैयारी की स्थिति में प्रवेश करेंगे। अगर तुम लोगों को न सौंपें, फिर हम स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। मैं कोशिश करना चाहता हूं, तो क्या होगा अगर ये 2 के खिलाफ 1 है? उद्धरण चिन्ह। उनके अभिमानी रवैये ने पूरी तरह से गोंगसुनशी और सू को एक कठिन स्थिति में बदल दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सू परिवर्तन कितना शानदार था, यह बेकार था अगर दूसरी पार्टी भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी। ये कहने के बाद चुजन चारों ओर मुड़ गया और उड़ गया। मो युएन उसके पीछे पीछा किया। बातचीत क्षेत्र छोड़ने के बाद मो युएन ने पूछा, महामहिम, क्या आप अभी भी बहुत परेशान नहीं है? अब युद्ध शुरू करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। चुजन की टकटकी ठंडी थी क्योंकि उन्होंने कहा, आपको याद रखना होगा, हमारे राक्षसी जनजाति को दूसरों द्वारा तंग नहीं किया जा सकता है, चाहे कोई भी हो।
हमारे राक्षसी जनजाति का जीवन निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए उन पहाड़ी सुअरों और चूहों का आदान प्रदान किया जा सके। अगर मैं आज उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए सहमत हूं, तो उनके पास जल्द ही दूसरी या तीसरी बार होगा। दो जातियों के बीच की लड़ाई हमेशा से ऐसी रही है। यदि एक पक्ष कमजोरी दिखाता है, तो ये केवल दूसरे पक्ष को अपनी किस्मत को आगे बढ़ाने का कारण होगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अगर महामहिम हार गए। मो युन अभी भी थोड़ा चिंतित था। आखिरकार अगर उसके साथ कुछ होने वाला था, तो पूरे राक्षसी जनजाति को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि चुजून की अभिव्यक्ति भावहीन रही। अगर हार गए, तो मैं हार गया। मैं खुद को तंग नहीं कर सकता और अपने गुस्से को निगल सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। चुजन ने उदासीनता से कहा, याद रखें, अगर मैं हार गया, तो आप बच सकते हैं यदि आप कर सकते हैं। जब तक आप सेंट रैंक के माध्यम से टूटते हैं, तब तक मेरी राक्षसी जनजाति हमेशा के लिए दानव दायरे की 3 महान जातियों में से एक होगी। उद्धरण चिन्ह। वह मनुष्यों की दिशा में देखने के लिए पीछे मुड़ गया और स्नेह किया, आई चूजन कभी भी दूसरों को मुझे धमकाने की अनुमति नहीं देगा, भले ही अन्य मुझसे अधिक मजबूत हो। अगर मैं मर जाऊं तो डरने की क्या बात है। उद्धरण चिन्ह। न तो गोंगसुनशे और न ही सू चांगकिंग ने चुजून से इतनी बेपरवाह होने की उम्मीद की थी। उसका कोई इरादा नहीं था। आपको क्या लगता है कि हमें अब क्या करना चाहिए? गोंगसुनशे ने पूछा। सू चांगकिंग ने कहा और कहा, अब यह मामला सामने आया है, इसके बजाय यह मेरे लिए हानिकारक है। एक बार लड़ाई शुरू होने के बाद, ये तथ्य कि जू किंगस्यून एक संत नहीं है, निश्चित रूप से उजागर किया जाएगा। उस समय दोनों पक्षों की ताकत का आकलन निश्चित रूप से पलट जाएगा। उद्धरण चिन्ह। गोंगसुनशी की आंखों से ठंडक भड़क गई। फिर झाओ फू और अन्य को सौंपने के बारे में कैसे? उद्धरण चिन्ह। काश, सू चांगकिंग ने कहा और कहा, यदि आप उसे सौंप देते हैं, तो दूसरे क्या सोचेंगे? आखिरकार हम राक्षसी जनजाति के साथ दुश्मन हैं, इसलिए जो अपने ही लोगों को अपने दुश्मनों को मारते हुए नहीं देखना चाहेंगे। अगर हम लोगों का दिल खो देते हैं, तो मुझे डर है कि इसमें भी बदलाव होंगे। उद्धरण चिन्ह। परिवर्तन। गोंगसुनशे की आंखें ठंड से भड़क गईं क्योंकि उन्होंने कहा, क्या परिवर्तन हो सकता है? इस समय मेरा विरोध करने की हिम्मत कौन करता है? उद्धरण चिन्ह। सू चांगकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई भी आपके दुश्मन होने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन कौन जानता है, ऐसे लोग हो सकते हैं जो राक्षसों से संपर्क करना शुरू कर देंगे और मानव दुनिया को धोखा देंगे। या हो सकता है कि वे किसी भी प्रयास में नहीं आए और जानबूझकर उन राक्षसों को मानव दुनिया में और अधिक स्टोववे भेजने दें। जब दुनिया अराजकता में है, तो क्या होगा? ये लोग जो स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं, वे सभी प्रभावशाली लोग हैं, और हमारे अधीनस्थों को भी हस्तक्षेप और प्रभावित कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर गोंगसुनशे चुप हो गया। ये वास्तव में ऐसा था। उसके लिए सब कुछ करना असंभव था। यदि वह मानव दुनिया की स्थिरता बनाए रखना चाहता था, तो उसे सभी की ताकत पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि जैसे ही वे एक सर्वोत्तम संभव समाधान पर शोध कर रहे थे, स्वर्गीय फैंड रेस के भीतर एक युद्ध छिड़ गया। तियानायुवान शहर में एट नोवलबन एट कायन सिंहासन पर बैठा उन दोनों को देख रहा था। लॉन कुन, यू सुगिंग, आप दो अभी भी मुझे मारने के लिए अनुभवहीन हैं। उद्धरण चिन्ह। इस समय दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। लॉन कुन ने अपनी आंखों में डर के साथ कायन को ऊपर की ओर देखा। ये साथी पहले से ही सेंट रैंक में आधा कदम था। उनकी लड़ाई की संभावना एक साधारण 9वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक के कृषक से अधिक थी। भले ही उन्होंने और यू सुकिंग ने एक ही समय में हमला किया था, फिर भी वे हार गए थे। हालांकि दोनों पक्षों के बीच लड़ाई में तियानायुवान शहर के आधे से अधिक लोग नष्ट हो गए और अनगिनत लोग मारे गए। इसने कायन को उग्र बना दिया। उन्होंने लॉन कुन को देखा क्योंकि उन्होंने ठंड से कहा, मैं आपको एक भाई की तरह मानता हूं। आप ऐसे क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह। लंबे कुन चुप रहे। इस बिंदु पर वह जानता था कि दोनों पक्षों के लौटने का कोई रास्ता नहीं था। शासक हमेशा शासक के लिए अस्वीकार्य थे। इस दृश्य में कायन का दिल दर्द हुआ। हालांकि वह जानता था कि वह लॉन कुन को जीवित रहने की अनुमति नहीं दे सकता है। वह गहरी आवाज में कहने से पहले लॉन कुन के सामने चला गया, शांति से जाओ। उद्धरण चिन्ह। पीएफएफ्ट। उद्धरण चिन्ह। लंबे कुन का सिर तरबूज की तरह बिखर गया। हजारों मील दूर लांग शे और चू यिमिंग भाग गए। एलन्यू की यह मामला विश्वसनीय नहीं था। आपके पिता ने इसे करने पर जोर दिया। आप लोगों ने किस तरह की बड़ी समस्या को देखा है? चू यिमिंग ने ग्लानि की। लॉन्ग शी उग्र थे। यह अभी भी आपके ससुर हैं। उद्धरण चिन्ह। हे, अगर आपकी बहन बच नहीं गई, तो वह मर जाएगी।
फिर मेरे ससुर कैसे होंगे? उद्धरण चिन्ह। इससे पहले ये देखते हुए कि गति अच्छी नहीं थी, उनमें से दोनों तुरंत बच गए थे। सी 302 सू का सीक्रेट। अध्याय 302 सू का रहस्य। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। लंबे शी और चू यिमिंग को इस समय संकट में भाई कहा जा सकता है, न कि बहनोई। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि कैयन एक शब्द के बिना सेंट रैंक में आधे कदम तक पहुंच गया होगा। उनकी लड़ाई का प्रचार दुर्जय था। लॉन कुन और यू सुगिंग अपनी संयुक्त ताकत के बावजूद अभी भी हार गए थे। ये देखते हुए कि स्थिति अच्छी नहीं थी, वे दोनों तुरंत एक साथ भाग गए। लंबे शी बेवकूफ नहीं थे। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके पिता की मृत्यु होने की संभावना है। हालांकि वह अब स्वर्गीय फैन जनजाति में नहीं रह सकता था। चू यिमिंग इसके बजाय उनका बैकर बन गया था। कोई बात नहीं, उन दोनों को रिश्तेदार माना जाता था। उन दोनों ने सीधे राक्षसी जनजाति के क्षेत्र की ओर उड़ान भरी। इस समय सू वेन, सू और राक्षसों का एक समूह 9 नीदरलैंड द्वीप पर पहुंचा। गाड़ी में सू वेन अपने शरीर में फॉर्मुलेस दायरे के दायरे को अवशोषित करने में व्यस्त थे। इतने दिनों के बाद उन्होंने आखिरकार दायरे पर अपना नियंत्रण पूरा कर लिया। दायरे को दूर करने के बाद सू वेन ने सू को देखा और धीरे से पूछा, सू, क्या आपके शरीर में अन्य चेतना शरीर है? उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने बिना कुछ छिपाए सीधे पूछा। सू वेन के प्रश्न को सुनने पर सू की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। उन दोनों को सू वेन द्वारा खोजा गया था जब वे उसे दायरे के सार को संभालने में मदद कर रहे थे। डैडी, बिग सीस को मत मारो। छोटी सू भीख मांगती है। बिग सीस। इस शीर्षक को सुनकर सू वेन थोड़ा डूब गया। हालांकि वह तुरंत मुस्कुराया और कहा, आप क्या सोच रहे हैं? मुझे उसे क्यों मारना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। सू ने सू वेन को देखा और आखिरकार उस पर काफी भरोसा किया। उसने कहा, तब आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। आप माँ को इस बारे में नहीं बता सकते, अन्यथा माँ निश्चित रूप से बिग सी को मार देगी। सू वेन ने धीरे से कहा, चिंतित न हो, मुझे धीरे से बताएं कि क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह। सू ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया। वास्तव में सू की आध्यात्मिक भावना बहुत जल्दी पैदा हुई थी। जब सू अभी भी एक भ्रूण था, तो नी होंगक्सियो ने उसके लिए रास्ता बनाने के लिए फॉर्मुलेस बीस्ट की आध्यात्मिक चेतना को पहले ही मिटा दिया था। हालांकि फॉर्मुलेस बीस्ट की आध्यात्मिक संवेदना और मानसिक शक्ति बहुत बड़ी थी, इसलिए नी होंगक्सियो का विनाश पूरा नहीं हुआ। जब सू की चेतना का जन्म हुआ, तो शेष चेतना ने सू की चेतना के भीतर रहने वाले एक अन्य व्यक्तित्व को जन्म दिया। वह बिग सू था। यदि कोई सटीक होना चाहता था, तो लिटिल सू ने तकनीकी रूप से पहले भावना प्राप्त की। इसके अलावा लिटिल सू संक्षेप में एक निराकार जानवर नहीं था। हालांकि विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा और मिटे हुए फॉर्मुलेस बीस्ट की आध्यात्मिक इंद्रियों को सू द्वारा एकीकृत किया गया था जब वह पैदा हुई थी। लेकिन समस्या ये थी कि नी होंगक्सियो द्वारा मिटाए जाने का अनुभव करने वाली यह अवचेतन आध्यात्मिक अर्थों में पीछे रह गई थी। इससे लिटिल सू और बिग सू को यह विश्वास हो गया कि नी होंगक्सियो बिग सू को मार देगा यदि उसे खोजा गया था। दो चेतनाएं एक ही शरीर और एक ही आध्यात्मिक शक्ति से पैदा हुई थीं। वे एक ही स्रोत से आए थे, एक साथ इंटरव्यू कर रहे थे, इसलिए नी होंगक्सियो ने भी कुछ भी गलत नहीं देखा। धीरे धीरे उसकी चेतना बनने के बाद नी होंगक्सियो ने सू में बड़ी मात्रा में ज्ञान का इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। ये कहा जा सकता है कि सू का ज्ञान कुछ हद तक सू वेन से अधिक है। इस प्रकार उन दोनों ने नी होंगक्सियो द्वारा दिए गए ज्ञान को संयुक्त रूप से अपने अस्तित्व को छिपाने के लिए बिग सू के साथ मिलकर फॉर्मुलेस बीस्ट की अपंजीकृत शक्ति और आध्यात्मिक शक्तियों को इकट्ठा किया। ये बदलाव कुछ ऐसा था जिसकी नी होंगक्सियो को उम्मीद नहीं थी, और उन दोनों के दिलों में बिग सू के बारे में कोई नहीं जान सकता था। इसलिए लिटिल सू ने इसे सू वेन से भी छिपा दिया, क्योंकि उसे डर था कि बिग सू को मार दिया जाएगा। हालांकि लिटिल सू अब इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता था, इसलिए वह केवल सू वेन को बता सकती थी कि वह क्या जानती है। हालांकि सू वेन बेवकूफ नहीं थे और जल्दी से सच्चाई को काट दिया। उसने सू के सिर को थपथपाया और मुस्कुराया। आप दोनों मेरी कीमती बेटियां हैं। चिंता न करें, आपकी मां ने उसे नहीं मारा। उद्धरण चिन्ह। सू ने सू वेन को देखा और पूछा, वास्तव में? उद्धरण चिन्ह। हाँ। उद्धरण चिन्ह। पिता और बेटी ने एक दूसरे को देखा। सू स्पष्ट रूप से समझ सकता है कि सू वेन के दिल में कोई हत्या का इरादा या धोखा नहीं था। उसने राहत महसूस की और सू वेन की बाहों में घुस गई। डैडी सबसे अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। यात्रा कार्यशाला बंद हो गई और सू वेन गाड़ी से निकली।
उन्होंने अपने पीछे व्हाइट दानव को देखा और गहरी आवाज में कहा, अब जब हम स्पष्ट हैं, तो मैं आपको ईमानदारी से बताऊंगा कि मैं एक इंसान हूं। यदि आप मेरा अनुसरण करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप छोड़ सकते हैं। हालांकि यदि आप मुझे मानव जाति के लिए चुनते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप मरेंगे नहीं। मुझे आपके लिए नौ नीदरलैंड द्वीप पर रहने के लिए एक जगह मिल जाएगी। आप बेचने और जीवित रहने के लिए माउंटेनस रॉक पिग्स के प्रजनन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। व्हाइट दानव जनजाति के सभी सदस्यों ने तुरंत समझौते में सिर हिलाया। उन्होंने पहले से ही निजी तौर पर चर्चा की थी कि सू वेन को 9वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ हेड ऑन से लड़ने में सक्षम होने के लिए मानव जाति में एक प्रमुख व्यक्ति बनना था। कोई बात नहीं, उसके लिए सहवास करना कभी गलत नहीं था। बाय युक्सी आगे खड़ी हुई और सू वेन से संपर्क किया। वह फुसफुसाया, भगवान, हम तैयार हैं। उद्धरण चिन्ह। अभी पूरे व्हाइट दानव कबीले को उम्मीद थी कि बाय युक्सी और सू वेन के बीच कुछ होगा। ये व्हाइट दानव कबीले की स्थिति को मजबूत करने में भी मदद करेगा। बाकी सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए बाय युक्सी का लुक वास्तव में बुरा नहीं था। उसकी त्वचा बर्फ सफेद और निर्दोष थी। उसके उत्तम चेहरे की विशेषताओं और उसके शुद्ध सफेद और चिकने लंबे बालों के साथ युग्मित, वह एक परी की तरह दिखती थी जो स्वर्ग से उतरी थी। उसने चेंग शियाओक्सियाओ पर एक नजर चुराई। इन दिनों चेंग जियाओक्सियाओ सू वेन के समान गाड़ी पर सवार था। कोई इतना बड़ा कैसे हो सकता है? यदि वह एक राक्षस नहीं है, तो यह इतना बड़ा कैसे हुआ? बाय युक्सी ने खुद को अंदर की ओर पीस लिया। एक सकारात्मक जवाब प्राप्त करने के बाद सू वेन समारोह में खड़े नहीं हुए और सीधे मानव जाति की दिशा में उनका नेतृत्व किया। मानव दुनिया की सख्त रक्षा की तुलना में दानव दायरे मूल रूप से अप्रभावित था। या यूं कहें, दानव रेस के लिए यह करना बहुत मुश्किल था कि मानव दुनिया की दौड़ अकेले अपनी ताकत के साथ क्या कर सकती है। जब सू वेन ने असहज चेंग जियाओक्सियाओ को देखा, तो वह घूम गया और उसे मुस्कुराते हुए सांत्वना दी, चिंता मत करो, जब मैं मानव जाति में लौटता हूं और दानव दायरे की ओर एक हमला शुरू करता हूं, तो मैं आपके बचाव करूंगा, क्लैंसमैन। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। चेंग जियोक्सियाओ ने सिर हिलाया। बगल में हॉल मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अंदर से अभिशाप था। मूर्ख महिला, वह राक्षसों पर हमला करने के लिए सैनिकों को उठा सकता है। ये कैसे संभव है? उद्धरण चिन्ह। बैंग। हैलेस सिर अचानक सू द्वारा मुक्का मारा गया था, जो उसके ऊपर सवार था। अपने विचारों को जंगली न चलने दे। उद्धरण चिन्ह। भले ही यह इरादे को नहीं मार रहा था, सू अभी भी अपनी नकली भावनाओं को समझ सकता है। हॉल असहाय थे। ये लड़की बहुत अजीब थी। एट नोबलबन एट नॉन नीदरलैंड द्वीप, मानव जाति की पहली पंक्ति। वो लाई वर्तमान में क्षेत्र में गश्त करने के लिए सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था। वह पहले से ही एक ग्रेट स्वर्ग रैंक के माध्यम से टूट गया था। आकाश में बाज लगातार चारों ओर बढ़ गए। नी होंगक्सियो ने जिन पक्षियों का पोषण किया, वे मानव गठबंधन सेना की जांच और उनके लक्ष्य को खोजने में प्रभावी रूप से मदद कर सकते हैं। इस समय बाज वापस उड़ गया और एक संदेश भेजा। आगे राक्षस थे। वो लाई चिल्लाया, हर कोई तैयार हो जाओ। मिसाइलों को सेट करें, उन्हें मारें। उद्धरण चिन्ह। वह बिल्कुल भी संकोच नहीं करता था। उस समय एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ आकाश से बाहर उड़ गया। ये वो कुन्हू था। वह चिल्लाया, एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ ने आक्रमण किया है। पीछे हटना। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने अपने स्टार डिस्क पर एक लाल बिंदु चमकती हुई खोज की थी। वो लाई ने उड़ान भरी और दूसरों को निर्देश दिया, वापस जाओ। मैं अपने पिता के साथ देखने जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। पिता और पुत्र ने सीधे उस दिशा में उड़ान भरी जहां राक्षसों के प्रकट होने की सूचना मिली थी। ये देखते हुए कि लाल बिंदु करीब और करीब हो रहा था, वो कुन्हू की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। वो लाई भी गंभीर हो गया, क्योंकि वह जानता था कि वे एक दुर्जय दुश्मन का सामना करने वाले थे। हालांकि जब उन्होंने स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ को देखा, तो वे दंग रह गए। दादाजी वो, अंकल वो। उद्धरण चिन्ह। ये सही है। उन्होंने जो देखा वह सूसू था, जो हॉल पर सवार था। ये दोनों स्टार डिस्क द्वारा पता लगाए गए स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ थे। क्योंकि हॉल में क्यूई कंसलिंग बेल्ट नहीं था, इसलिए उसे तुरंत खोज लिया गया। काफिला भी रुक गया। सू वेन बाहर आया, उन दोनों को देखकर मुस्कुराया। लंबे समय से नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। आप वापस आ गए हैं, वू ले ने आश्चर्य में कहा। वापस आ गया। सू वेन एक मुस्कान के साथ सहमत हुए। सू वेन काफी समय से चले गए थे। वू ली ने चेंग शियाओक्सियाओ को देखने से पहले सू वेन के पीछे जाने वाले बाय युक्सी को देखा। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, ये साथी, आपकी शैली अभी भी वही है।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां जाते हैं, आपको कुछ महिलाओं को वापस लाना होगा। उद्धरण चिन्ह। सु विन मुस्कुराया। दुर्घटना, ये वास्तव में इस बार एक संयोग था। उद्धरण चिन्ह। उसे इस बार क्या कहना चाहिए? ये वास्तव में नहीं था कि वू लाई ने क्या सोचा था। हालांकि वह पहले से ही उन्हें वापस लाया था, सबूत दी तारांकन सुबह था। सु वेन की वापसी की खबर तुरंत फैल गई। सु वेन को इन राक्षसों के निवास की व्यवस्था करने में मदद करने के लिए वुले मिला, जबकि उन्होंने खुद अपने परिवार के साथ पुनर्मिलन के लिए फ्रॉस्ट आयरन सिटी में प्रवेश किया। सी 303 परिवार का पुनर्मिलन। अध्याय 303 पारिवारिक पुनर्मिलन। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। सु वेन को सफलतापूर्वक देखकर सु को वापस लाया, सभी सु परिवार के सदस्यों ने राहत की सांस ली। सु की सुरक्षा हमेशा सु परिवार के दिलों पर रही है। इस बार सु की वापसी ने सभी को अपनी सारी चिंताओं को दूर कर दिया। प्रयोगशाला में नी होंगक्सियो ने सु को कसकर गले लगाया। उसने शायद ही कभी अपनी सच्ची भावनाओं को प्रकट किया हो। नी होंगक्सियो के लिए प्यार हमेशा एक लग्जरी था। आप बच्चे, जो आपको चारों ओर चलाने देते हैं। क्या दानव क्षेत्र एक जगह है जहां आप जा सकते हैं? नी होंगक्सियो ने अपनी आंखों के कोने पर आंसू पोंछे और फटकार लगाई। प्रारंभिक उत्साह खत्म हो गया था। स्को को निपटाने का समय आ गया था। सु को अचानक बुरा लग रहा था। ये बिग सीस था जो जाना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। बहन। उद्धरण चिन्ह। नी होंगक्सियो एक नुकसान में था। सु की बहन कब से थी? सु वेन तुरंत बाधित हो गया, मुझे समझाने दे। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने अपनी कटौती को सु के साथ संयुक्त रूप से कहा और नी होंगक्सियो को बताया। ये सुनने के बाद नी होंगक्सियो डूब गया, लेकिन उसने अभी भी सु के सिर को थपथपाया और कहा, चिंता मत करो, मां ने तुम्हारी बहन को नहीं मारा। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में? उद्धरण चिन्ह। हाँ। उद्धरण चिन्ह। नी होंगक्सियो के इस जवाब को सुनने के बाद सु को राहत महसूस हुई। बिग सु के बदलने से पहले अचानक सु की अभिव्यक्ति जम गई। वह कम फुसफुसाया, मां। उद्धरण चिन्ह। जिस क्षण से उसने अपना रूप बदल लिया, सु वेन और नी होंगक्सियो अपने स्वभाव में बदलाव महसूस कर सकते थे। नी होंगक्सियो ने उसे गले लगाया और फुसफुसाया, चिंता मत करो, मां ने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई। उद्धरण चिन्ह। कोई बात नहीं, ये चेतना सु के शरीर से पैदा हुई थी। संक्षेप में, वह सु से बहुत अलग नहीं थी। वह नी होंगक्सियो के गर्म आलिंगन को भी महसूस कर सकती थी। बिग सु के शरीर ने आराम किया। आप दानव क्षेत्र में क्यों जाना चाहते थे? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि फॉर्मुलेस दायरे में ऐसी चीजें हैं जो मेरी बहन और मैं को मजबूत बनाती हैं। उद्धरण चिन्ह। बिग सु ने बयान करना शुरू किया। यह पता चला कि निराकार क्षेत्र में पवित्र आत्मा पर्वत वास्तव में उस पूरे क्षेत्र में सबसे मौलिक अस्तित्व था। हालांकि जब फॉर्मुलेस दायरे को नष्ट कर दिया गया था, इससे पहले कि दायरे नियंत्रक भंग हो गया, उसने रियलम मिस्ट को जबरदस्ती हेरफेर किया, जिससे दायरे को जीवित रहने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने 2 ओरिजिनल सोर्स आइटम पीछे छोड़ दिए। पहला था दायरे का सार। ये फॉर्मुलेस दायरे की नींव थी, साथ ही सभी महान दावों का अभिसरण भी था। अन्य फॉर्मुलेस ओरिजिन पल था जिसे सु ने प्राप्त किया था। ये सभी फॉर्मुलेस ओरिजिन एनर्जी का अभिसरण था। फॉर्मुलेस बीस्ट एक्स से जन्मे फॉर्मुलेस दायरे में सबसे ज्यादा लाइफ फॉर्म सु को तथाकथित ग्रेट डाउ इंटीग्रेशन की ज्यादा जरूरत नहीं थी। उसे जिस चीज की अधिक आवश्यकता थी वह थी यह फॉर्मुलेस ओरिजिन एनर्जी। निराकार शक्ति के साथ सु अपने शरीर में सील किए गए फॉर्मुलेस बीस्ट ओरिजिन को बेहतर ढंग से अवशोषित कर सकती थी। इसके अलावा वह तेजी से जवानों को भी छोड़ सकती थी और लापरवाही से अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती थी। इस वजह से सु ने एक ऐसे दौर में प्रवेश किया जहां उसकी ताकत तेजी से बढ़ी। इस दुनिया में बहुत कम लोग थे जो फॉर्मुलेस एनर्जी की शक्ति को नियंत्रित कर सकते थे। बिग सु निस्संदेह फॉर्मुलेस ओरिजिन पावर को नियंत्रित करने की दिशा में अधिक इच्छुक थे। इस प्रकार जब लिटिल सु को खतरे का सामना करना पड़ा तो वह बाहर आए और फॉर्मुलेस ओरिजिन पल के साथ एक संबंध स्थापित किया। दानव दायरे के अंदर वह भावना और सम्मान उसकी सबसे आदिम इच्छाओं से उत्पन्न हुआ। इस प्रकार की स्थिति का सामना करने वाले किसी भी जीवित व्यक्ति को वहां जाना होगा। पूरी कहानी जानने के बाद सु वेन और नी होंगक्सियो ने सु को माफ कर दिया। सु वेन ने सु के सिर को छुआ और कहा, कोई बात नहीं, आपको ये जानना होगा कि आपकी माँ और मैं आपके सबसे करीबी लोग हैं। अगली बार चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हमें बताना होगा। हम आपकी मदद करेंगे। उद्धरण चिन्ह। सच कहूं तो बिग सु वास्तव में बहुत दयनीय था।
जिस समय वह पैदा हुई थी उस समय से वह या तो सो रही होगी या लिटिल सू को अपने शरीर को नियंत्रित करते हुए देखेगी। इसके अलावा उसे डर था कि नी होंगक्सियो उसे मार देगा। इसलिए सू वेन और नी होंग शाओ में उसका विश्वास अपेक्षाकृत कम था। सू वेन को भी इस बात की जानकारी थी। एट नोवल बनेट एट बिग सू ने अपना सिर नीचे किया और कहा, मुझे पता है कि मैं गलत था। पिता, कृपया मुझे दंडित करें। उद्धरण चिन्ह। सू वेन मुस्कुराया। क्या सजा? यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह अब खत्म हो गया है। उद्धरण चिन्ह। सू वेन की राय में बच्चों के लिए गलतियां करना सामान्य था। मुख्य कारण यह था कि सू वेन ने उसे कभी ठीक से नहीं सिखाया था। यदि कोई अभिभावक अपने बच्चों को उन गलतियों के लिए दंडित करता है जो उन्होंने कभी नहीं सिखाई थी और न ही समझाया था, तो ये बहुत छोटा होगा। इसके अलावा सू वेन एक आज्ञाकारी बच्चा नहीं था क्योंकि वह छोटा था। वह स्वाभाविक रूप से अपने बच्चों की गलतियों के प्रति अधिक सहिष्णु था। इसके अलावा सू वेन ने इतनी परेशानी पैदा की थी, फिर भी ओल्ड सू ने उसे नहीं मारा था। वह सू को इतनी आसानी से कैसे सजा सकता है? इस समय प्रयोगशाला का दरवाजा खुल गया। यान लुओयंग और निंग शुआंग ने एक साथ प्रवेश किया। जब उसने सू वेन को देखा तो यान लुओयंग मुस्कुराया और कहा, पति, मुझे लगता है कि आपको इस बार काफी पुरस्कार मिले हैं। बाहर दो महिला राक्षसों के साथ क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। इस समय बिग सू ने अपने शरीर का नियंत्रण लिटिल सू को वापस कर दिया। लिटिल सू तुरंत भाग गया और कहा, वह एक चाची है। मैं वह था जिसने डैडी को आंटी जियोक्सियाओ से शादी करने के लिए कहा था। वह बहुत कोमल और सुंदर है। मुझे वह बहुत पसंद है। उद्धरण चिन्ह। यान लुओयंग, निंग शुआंग, नी होंगक्सियो। उद्धरण चिन्ह। उन तीनों ने एक ही समय में सू को देखा। लिटिल सू ने कहा, चाची, डैडी को दोष न दें। यदि आप चाहते हैं तो इसके बजाय मुझ पर दोष दें। उद्धरण चिन्ह। यान लुओयंग वास्तव में पहली बार में नाराज नहीं थे। वह बस थोड़ी शिकायत करना चाहती थी और सू वेन को आतंकित करना चाहती थी। वह जानती थी कि सू वेन क्या है। हालांकि ये छोटी सूती जैकेट थोड़ी मोटी और मददगार नहीं थी। यान लुओयंग ने स्क्वाट किया और सू से धीरे से कहा, सू, अच्छा बनो। डैडी के लिए दोष न लें। उसे स्वीकार करने दो कि उसने क्या किया। उद्धरण चिन्ह। सू ने उत्सुकता से कहा, नहीं, मैंने वास्तव में डैडी को आंटी जियोक्सियाओ से शादी करने के लिए कहा था, लेकिन आंटी बाई के लिए नहीं। उद्धरण चिन्ह। क्या एक छोटे बच्चे का उद्देश्य है? यान लुओयंग ने सू वेन को देखने के लिए अपना सिर उठाया और मुस्कुराते हुए पूछा, भले ही हम चेंग शियाओक्सियाओ के बारे में परवाह न करें, उस चाची बाई के बारे में क्या? आप वास्तव में अब किसी भी ब्लडलाइन को घर लाने की हिम्मत करते हैं? उद्धरण चिन्ह। हे, मेरे पिता मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं पहले छोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह। सू वेन उनके साथ अपना समय कैसे बर्बाद कर सकते थे? उसे जल्दी से बचने का बहाना मिल गया। ये देखते हुए कि वह भाग गया था, यान लुओयंग ने आह भरी और नी होंगक्सियो को देखा। निवास में प्रवेश करने का समय खोजें। सू हमेशा अकेली नहीं रह सकती, उसे निवास पर लाना होगा। निंग शुआंग, मैं दानव रेस की 2 महिलाओं को आपके पास छोड़ दूंगा। पहले रहने के लिए उनके लिए जगह की व्यवस्था करें। जब समय आता है देखते हैं कि हमारा परिवार क्या चाहता है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। निंग शुआंग तैयार करने गए थे। नी होंगक्सियो ने हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यान लुओयंग ने निंग शुआंग में जोड़ा, खेलने के लिए सू को बाहर लाओ। मैं सिस्टर नी से बात करना चाहता हूँ। निंग शुआंग ने सू को दरवाजे से बाहर निकाला। यान लुओयंग को बैठने के लिए जगह मिली और नी होंगक्सियो को देखा। उन दोनों ने एक दूसरे को एक पल के लिए देखा। यान लुओयंग ने कहा, मुझे पता है कि फिर जो हुआ उसने आपको बहुत प्रभावित किया, लेकिन कोई बात नहीं, बस इसे सू के लिए करने के रूप में माने। इसके अलावा आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सू वेन ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया और आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अब आपके कार्यों के लिए हर कोई जानता है कि आप सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। आपने मेरी जांच की थी। नी होंगक्सियो ने बिना किसी डर के यान लुओयंग को देखा। यान लुओयंग मुस्कुराया और कहा, हम परिवार हैं, इसलिए हमें एक दूसरे को समझना होगा। इसके अलावा यह एक रहस्य नहीं है। छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि हर कोई सू वेन के साथ आपके रिश्ते के बारे में जानता है। यहां तक कि अगर आप निवास में प्रवेश नहीं करते हैं तो क्या आप दोनों संबंधों में कटौती कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। सू भी बड़ी हो रही है। इसके बारे में ध्यान से सोचें। आप एक स्मार्ट व्यक्ति हैं, ऐसी बेवकूफी करने का कोई मतलब नहीं है। उद्धरण चिन्ह।
C304 चीजें बनी हुई हैं, फिर भी लोग बदलते हैं। अध्याय 304 चीजें बनी हुई हैं, फिर भी लोग बदलते हैं। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। सु वेन सु चंगिंग के कमरे में आया। जब पिता और पुत्र मिले तो वे मदद नहीं कर सके, लेकिन जब वे अपने अंत में होने वाली घटनाओं को याद करते हैं तो वे आहें भरते हैं। सूचनाओं के आदान प्रदान के बाद सु चांगकिंग ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए दानव रेस शांत भी नहीं है। यह अच्छी बात है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि समग्र स्थिति अभी भी स्थिर है। अब हम जिस राक्षसी जनजाति का सामना कर रहे हैं उसकी कोई बड़ी लड़ाई नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु पर सु वेन ने कहा और कहा, झो देश वास्तव में किसी के द्वारा दुनिया से अलग हो गया है और हमारे प्रिय झो सम्राट अचानक एक युद्ध शुरू करना चाहते हैं। मुझे डर है कि यहाँ कुछ चल रहा है। उद्धरण चिन्ह। सु चांगकिंग ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है, मुझे भी ऐसा लगता है। ये सिर्फ इतना है कि कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा झो देश की मुठभेड़ वास्तव में दुखद है। उद्धरण चिन्ह। फिर अब आप क्या करना चाहते हैं? सु वेन ने पूछा। मैं अभी भी लड़ना नहीं चाहता। अगर हम जल्दबाजी में लड़ते हैं तो मुझे डर है कि एक बड़ी समस्या होगी, सु चांगकिंग ने कहा। सु वेन ने एक पल के लिए विचार किया और कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। वास्तव में लड़ना असंभव नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हो। सु चांगकिंग ने सु वेन को देखा। उसे समझ नहीं आया कि वह इतना आश्वस्त क्यों था। जू किंगस्यू ने एक सच्चे संत नहीं है, सु चांगकिंग ने कम आवाज में याद दिलाया। सु वेन मुस्कुराया। मुझे पता है, लेकिन मैं अभी नहीं होंगक्सियो के स्थान पर गया था। मैंने उससे कुछ नई चीजें देखी। ये सिर्फ इतना है कि उसने आप लोगों को नहीं बताया। मुझे लगता है कि यह लड़ने के लिए एक बुरा विचार नहीं है, लेकिन इससे पहले मैं एक नजर लेने के लिए झो देश लौटना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अभी भी कुछ लोग सु वेन झो देश में जानते थे। जी ये की माँ, साथ ही साथ वह पिंगन भी ग्रेट झो के भीतर थे। उसे झो देश की स्थिति को भी समझने की जरूरत थी। जैसा कि उन्होंने नी होंगक्सियो से देखा था, सु वेन केवल ये निष्कर्ष निकाल सकता था कि जब शोधकर्ता पागल हो गए तो ये भयानक था। ग्रेट झो की राजधानी में सु वेन के निवास का दरवाजा खुला और सु वेन बाहर निकल गया। वह हल्के से बाहर चला गया। आंगन पहले से ही मातम में ढका हुआ था और परित्यक्त सु निवास अभी भी इस बिंदु पर निर्जन था। सु वेन को छोड़ने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वह चुपचाप छत पर चढ़ गया और चारों ओर देखा। सड़क पर पैदल चलने वालों ने लाश की तरह चेहरे को मुरझा लिया था। सु वेन ने अपनी आंखों को संकुचित कर दिया क्योंकि उसने आसपास के स्वर्ग पृथ्वी मूल क्यूई को महसूस किया। जैसा कि अपेक्षित था, क्यूई पहले से ही कुछ परिवर्तनों से गुजर चुका था। उसने एक पल के लिए सोचा और फैंटम मास्क लगाया। जल्द ही एक पतला और मुरझाया हुआ चेहरा दिखाई दिया। वह अब सड़कों पर पैदल चलने वालों से अलग नहीं दिखे। सु वेन ने एक ढीला बागे पाया और जानबूझकर अपने शरीर के बाकी हिस्सों को कवर किया। यह देखते हुए कि वह कोई दोष नहीं देख सकता है, वह आखिरकार बाहर चला गया। सड़कों पर आम लोग अभी भी अपने जीवन से गुजर रहे थे। भले ही अब उनके पास वे मुरझाए हुए चेहरे थे, फिर भी उन्हें खाने पीने की जरूरत थी। वे असली लाश नहीं थे। एट नोबल बनेट एट। उन्होंने ऐसा क्यों देखा? इसका कारण ये था कि उनकी सारी जीवन शक्ति समाप्त हो गई थी। सु वेन ने अपनी आंखों में भ्रम और सुन्नता देखी। आम लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा था। केवल एक रात में वे जिस दुनिया को जानते थे वह बदल गई थी। जैसे ही वह चला, सु वेन एक बार फिर से सेवई स्टॉल पर आया। इस समय महिला बॉस अभी भी सिंदूर को तलने के अपने दैनिक कार्य के बारे में जा रही थी। ये सिर्फ इतना था कि अब उसके पास वह युवा जीवन शक्ति नहीं थी। उसका पतला चेहरा अब सुंदर नहीं था और उसका मोर्चा पहले की तरह गोल और भरपूर नहीं था। एक प्रिय ग्राहक, क्या आप सेवई खाना चाहते हैं? उसकी आवाज कर्कश और पुरानी थी। उसकी आंखों के अलावा जो अभी भी उनमें थोड़ी चमक थी, उसकी पूर्व भव्यता का कोई निशान नहीं था। सु वेन ने अपनी मुट्ठी को अनैच्छिक रूप से जकड़ लिया। मुझे एक कटोरा दें। उद्धरण चिन्ह। वह फिर बैठ गया। अंत में वह अभी भी इस जगह पर लौट आया, भले ही उसने एक बार फिर से न आने का मन बना लिया हो। हालांकि इस बार चीजें समान रहीं, लेकिन लोग बदल गए थे। जब तली हुई सेवई परोसी गई तो सु वेन ने महसूस किया कि अंदर बहुत मांस था। उन्होंने कहा, बॉस, अतीत में इतना मांस नहीं था, है ना? उद्धरण चिन्ह। महिला बॉस ने अपना मुंह खोला क्योंकि उसके मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। जब आप आखिरी बार आए थे तब से यह एक लंबा समय है। पोर्क अब बहुत लायक नहीं है।
हमारे शरीर के साथ एक समस्या है। यदि हम बहुत कम मांस खाते हैं तो हमारे पास कोई ताकत नहीं है। स्वाभाविक रूप से हमें अधिक मांस जोड़ना होगा। चिंता मत करो, कीमत परिवर्तन नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। उसने सोचा कि सु वेन चिंतित थी कि कीमत बढ़ जाएगी। आम नागरिकों के लिए जीवन शक्ति को अवशोषित करने और हासिल करने के लिए बहुत कम स्थान थे। यह माउंटेनस रॉक पिग्स की उपस्थिति के लिए भी धन्यवाद था कि झोउ देश के कई लोगों को मौत से बख्शा गया था। इस समय सु वेन ने कुछ लोगों को देखा। वे सभी मार्शल कलाकार थे, लेकिन यद्यपि उनके शरीर में एक शक्तिशाली खेती थी, फिर भी उनके चेहरे मुरझा गए। किसी की जीवन शक्ति का निष्कर्षण किसी भी जीवित प्राणी के लिए बेहद सूखा था। सु वेन वहां बैठे और तली हुई सेवई के कटोरे में खाली घूरते रहे। थोड़ी देर के बाद उसने आह भरी और मेज पर एक चांदी का पिंड फेंक दिया, इससे पहले कि वह खड़ा हो गया और चला गया। उसने काट भी नहीं लिया। वह चारों ओर चला गया और सन वेई के घर से पहले पहुंचा। बैंग 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 बैंग। सु वेन ने दरवाजा खटखटाया। लंबे समय के बाद गार्ड ने दरवाजा खोला और पूछा, आप किसकी तलाश कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। सूर्य वी की तलाश में टीएम। सु वेन ने ठंड से कहा। नाम कार्ड। उद्धरण चिन्ह। बस उसे बताएं कि सु परिवार उसे ढूंढ रहा है। उद्धरण चिन्ह। दरवाजा तुरंत बंद हो गया। जल्दबाजी में पदयात्रा सुनने से पहले उसे बहुत समय नहीं लगा। जब दरवाजा खुला तो सन वेई दिखाई दिया। हालांकि जब उन्होंने व्यक्ति को अपने सामने देखा तो सन वेई थोड़ा निराश था। मुझे अंदर लाओ। सु वेन ने अपनी आवाज नहीं बदली। जब उन्होंने यह आवाज सुनी तो सन वेई सुखद आश्चर्यचकित थे और जल्दी से सु वेन को आमंत्रित किया। सन परिवार के अध्ययन कक्ष में सु वेन मुख्य सीट पर बैठे, जबकि सन वेई पक्ष में झुक गए। उन्होंने कहा, यंग मास्टर सु, आप भी इस तरह से बन गए हैं। मुझे लगा कि आप इस आपदा से बच सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। हे, आप किस बारे में सोच रहे हैं? सु वेन का चेहरा मुड़ गया क्योंकि वह अपनी मूल उपस्थिति में लौट आया। सु वेन ने तब पूछा, इस शहर में क्या चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। सन वेई ने कहा, हम या तो नहीं जानते हैं। ये सिर्फ एक दिन है, हर कोई अचानक ऐसा हो गया। उद्धरण चिन्ह। पहले के बारे में क्या? क्या कुछ असामान्य था? क्या आपने कुछ खाया या पिया? बिना किसी कारण के सभी के लिए ऐसा बनना असंभव है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन इस बारे में निश्चित था। यदि यह एक छोटे सकल के भीतर कोई था तो यह संभव था। हालांकि बिना किसी कारण के पूरा ग्रेट झोउ देश अचानक कैसे बन सकता है? सन वेई ने एक पल के लिए सोचा और कहा, असामान्यता से कुछ महीने पहले देश के शासक इनलियू दूसरे राजकुमार ने एक बार पैसे और पोर्क देने के लिए राजधानी के सभी आम लोगों को इकट्ठा किया, साथ ही साथ राजधानी में सभी को कुछ पैसे। इसके अलावा हम सभी ने पवित्र जल पिया। महामहिम द्वारा दिया गया। इसे पीने के बाद सभी ने डार्क आई सकल विकसित किए, लेकिन उनके शरीर में कुछ भी गलत नहीं था। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। दूसरे भाई ने ऐसा किया। हालांकि वह दूसरे राजकुमार से परिचित था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसके पास ऐसा करने की कोई क्षमता नहीं है। यहां आओ, मुझे अपने शरीर की जांच करने दो। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि सन वेई विरोध कर पाता, सु वेन ने अपने शरीर पर हाथ रखा। सु वेन की आत्मा में उत्परिवर्तन हुआ था। हालांकि उनकी आध्यात्मिक धारणा सु की तुलना नहीं कर सकती थी, लेकिन ये झांक ज्ञान की तुलना में अधिक मजबूत थी। इसके अलावा सु वेन की ट्रू क्यूई ग्रेट सोलर फ्लेम्स ट्रू क्यूई थी। यह विशाल और राजसी था। जिस क्षण उसने अपने शरीर में प्रवेश किया, सु वेन ने तुरंत महसूस किया कि सूर्य वी के दिल के बारे में कुछ असामान्य था। इस समय दाएगी ने अचानक सु वेन के ट्रू क्यूई के मार्ग का अनुसरण किया और सूर्य वेई के शरीर में सीधे उसके दिल में प्रवेश किया। उसने अपने हाथों को अपनी पीठ पर दबाने से पहले काले बग को मुक्का मारा। लंबे समय के बाद काला बग धीरे धीरे लाल हो गया। दाएगी ने तब बात की, मास्टर, ये बग ढलाईकार से संबंधित है। यह अभी एक संदेश भेजना चाहता था, लेकिन मैंने इसे बाधित कर दिया। अब मैंने पहले ही इसे नियंत्रित कर लिया है। उद्धरण चिन्ह। जादूगर भगवान के गोल्डन गू की उन्नति के रूप में दाएगी के पास स्वाभाविक रूप से इन चीजों से निपटने के लिए कुछ तरीके थे। सी 305 विश्वगुप्त। अध्याय 305 विश्वगुप्त। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। सु वेन को उम्मीद नहीं थी कि दाएगी के पास इस तरह के तरीके होंगे। उन्होंने एक पल के लिए विचार किया और सामान्य समस्या को भी समझा। सन वेई के शरीर में काली बग शायद उस व्यक्ति के लिए उत्प्रेरक थी जिसने झोउ देश की जीवन शक्ति को निकालने के लिए सीमा को आकर्षित किया था। हालांकि सु वेन अभी भी डूब गया।
तार्किक रूप से इस पद्धति को हर किसी के लिए वैसे ही नहीं फैलाया जा सकता है। निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे जो राजधानी में नहीं आए थे। यह पक्का था। यह मार्शल वर्ल्ड, डाकू या यहां तक कि विद्रोही गुटों का गठन करने वाले लोगों के झुंड हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे जो रॉयल कोर्ट के अधिकार के दायरे से बाहर होंगे। फिर इन लोगों का क्या? और नवजात शिशुओं का क्या होगा? सु वेन ने सन वेई को देखा और ठंड से पूछा, क्या अभी भी सामान्य लोग हैं? नवजात शिशु कैसे हैं? उद्धरण चिन्ह। सन वेई ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। जब से दायरे को अलग करने की घोषणा हुई है, हर कोई इस तरह से रहा है, और अधिकांश नवजात शिशु पतले और कमजोर हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सु वेन भड़क गए। इस जगह के साथ क्या चल रहा था? उसे कैसे पता चलेगा कि जिजिन ने इस दुनिया को नियंत्रित करने के बाद उसने अनिवार्य रूप से इस जगह के बहुत कानूनों को बदल दिया था। शुरुआत में उन्हें जीवन शक्ति निकालने के लिए एक माध्यम के रूप में कीड़े का उपयोग करने की आवश्यकता थी। हालांकि जब वह इस दायरे का शासक बन गया, जब उसने कानून बनाए, तो उसने अपने भीतर से कुछ मिलाया। जब एक नई दायरे की सीमा तैयार की गई, तो स्वर्ग और पृथ्वी कानून के कानूनों को फिर से स्थापित किया जाएगा। इस दायरे में हर कोई, जब तक कि उनकी खेती का स्तर स्वर्ग रैंक पर नहीं था, कानून द्वारा जबरदस्ती बदल दिया जाएगा, जिससे वह किसी भी समय अपनी जीवन शक्ति को खुद को मजबूत करने के लिए निकाल सके। नवजात शिशुओं के लिए उनके पास ब्रांड से बचने का कोई तरीका नहीं था। जिस क्षण वे पैदा हुए थे, वे पहले से ही जिजेन के हाथ की हथेली के भीतर फंस गए थे। कुछ समय के लिए सोचने और कारण का पता लगाने में असमर्थ होने के बाद सु वेन ने कुछ और नहीं कहा। आखिरकार सु वेन को कई चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। बहुत कम से कम सु वेन को उनके वर्तमान दिखावे के पीछे सामान्य कारण पता था। एक पल के लिए विचार करने के बाद सु वेन ने सन वेई के शरीर में बग को निकाल लिया और इसे दूर रखने से पहले इसे जेड बोतल में रख दिया। वह नहीं जानता था कि इस चीज को टेलीपोर्टेशन पोर्टल के माध्यम से लाया जा सकता है, लेकिन उसने नी होंगक्सियो को देखने के लिए इसे वापस लाने की योजना बनाई। समाधान के लिए सु वेन ने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा था। दूसरा राजकुमार पहले से ही किसी के द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए था, या ये हो सकता है कि वह इस व्यक्ति के साथ साजिश कर रहा था। फिर सम्राट झोऊ ने इस मामले में क्या भूमिका निभाई? एक निर्दोष व्यक्ति, पीड़ित, या एक प्रतिभागी? सु वेन को नहीं पता था। सन वेई के निवास से बाहर निकलने के बाद सु वेन ने सीधे टेलीपोर्टेशन पोर्टल के माध्यम से कदम रखा और झोऊ देश की राजधानी छोड़ दी। फ्रॉस्ट आयरन सिटी लौटने के बाद सु वेन ने अपनी छाती की जेब से जेड की बोतल निकाली, जिससे पता चला कि अंदर की बग पूरी तरह से अनियंत्रित थी। जाहिर है, सिस्टम के फैसले में इस तरह की चीज को ले जाना नियमों के खिलाफ नहीं था। सु वेन जल्दी से नी होंगशाओ को खोजने के लिए गया और उसे शोध के लिए यह बग दिया। उसके बाद सु वेन, सु चांगकिंग और अन्य फिर से इकट्ठा हुए। सम्राट झोऊ के राक्षसों पर हमला करने के लिए अपने लोगों का नेतृत्व करने के मामले को अभी भी निपटा जाना था। इस समय सभी को पहले से ही गोंगसुनशे द्वारा इकट्ठा किया गया था। जब सु पिता और पुत्र ने प्रवेश किया, तो सभी के दिलों ने एक हरा दिया। सु वेन, ये साथी एक पुशोवर नहीं था। इस समय सु वेन के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। एट नोबल एट ये देखते हुए कि हर कोई आ गया था, गोंगसुनशी ने धीमी आवाज में कहा, चूंकि हर कोई यहाँ है, आइए चर्चा करें कि आज राक्षसों के खिलाफ कैसे लड़ें। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सम्राट झोऊ चुपके से प्रसन्न हो गया। यदि वे मनुष्यों और राक्षसों के बीच युद्ध को फिर से सक्रिय करने में सफल रहे, तो पीछे की ओर झोऊ देश लोगों को मानव दुनिया पर हमला करने के लिए भेजने का अवसर ले सकता है। इस समय सु वेन मुस्कुराया और कहा, दानव सम्राट चुजन ने हमें विचार करने के लिए 3 दिन दिए। हालांकि मेरी राय में इस मामले पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब से हम लड़ना चाहते हैं, तो लड़ने दो। ये सिर्फ इतना है कि मुझे लगता है कि झोऊ देश के सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जब उन्होंने पहले आश्चर्यजनक हमला किया। इस बार वे मोहरा हो सकते हैं। अंकल झाओ, मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि सु वेन ने बात की, उसने सम्राट झोऊ को मुस्कुराते हुए देखा। चाचा झाओ के इस पते ने सम्राट झोऊ को अजीब लग रहा था। वह मूर्ख नहीं था। मोहरा हो, ये कैसा मजाक था? क्या सन्यासी को 2 दुनियाओं के बीच लड़ाई में चार्ज नहीं करना चाहिए? उसे मोहरा के रूप में रखो। ये बारात उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। सम्राट झोऊ के मुंह के कॉमर्स थोड़ा चिकोटी काटते हैं। पहले से उसका आनंद लंबे समय से गायब था। उन्होंने सु वेन को देखा और सख्ती से इनकार कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं है।
दो दुनियाओं के बीच एक युद्ध में उच्च खेती वाले लोगों को स्वाभाविक रूप से पहले जाना होगा। इसके अलावा मोहरा जैसी कोई चीज नहीं है। हम स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञ मधुमक्खियों के झुंड की तरह आगे चार्ज कर सकते हैं। अगर हम जीत गए तो हम जीत गए। यदि हम पहले जाते हैं तो क्या हम कुछ नहीं के लिए मरेंगे? निजी ग्रज का बदला न लें। उद्धरण चिन्ह। सु वेन को यह भी पता था कि वह निश्चित रूप से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा, इस प्रकार उसने चिढ़ाया, अंकल झाओ, अब आप ऐसा करने की हिम्मत क्यों नहीं करते? मैंने सुना है कि जब आप कुछ दिनों पहले राक्षसी जनजाति के क्षेत्र पर हमला करते थे तो आप बहुत बहादुर थे। क्या आपने दो स्वर्ग रैंक विशेषज्ञों को नहीं मारा? उद्धरण चिन्ह। एम्फ। इतना तेज तर्रार मत बनो। जैसा कि उन्होंने कहा, सम्राट झोऊ ने गोंगसुनशी को देखा और कहा, यदि संत मुझे मारना चाहते हैं तो वह मुझे अपने हाथ से फ्लिप कर सकते हैं। आप स्वाभाविक रूप से समस्या को दूर करने के लिए चूजन को मेरा सिर दे सकते हैं। इतनी परेशानी से गुजरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि कब पीछे हटना और आगे बढ़ना है। हालांकि सु वेन ने परवाह नहीं की। वह जानता था कि वे इस बार राक्षसों से लड़ने के लिए एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ पर भरोसा नहीं कर सकते। वह सिर्फ सम्राट झोऊ को डराने की कोशिश कर रहा था। गोंगसुनशी ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी मानव दुनिया के लोग एक ही तरफ हैं। हम निश्चित रूप से इस लड़ाई को जीतेंगे। उद्धरण चिन्ह। सम्राट झोऊ मुस्कुराया और कहा, हमारे पास दो संत हैं। हम स्वाभाविक रूप से जीतेंगे। उद्धरण चिन्ह। गोंगसुनशी ने अपना सिर हिलाया और कहा, स्नो सेंट इस बार कोई कदम नहीं उठाएगा। वह उस व्यक्ति के खिलाफ रखवाली करने का प्रभारी है जिसने झोऊ देश में स्थानों को अलग किया है। ये व्यक्ति हजारों साल पहले के सच्चे दानव सम्राट है। उद्धरण चिन्ह। क्या? सभी चौंक गए। ये पहली बार था जब उन्होंने गोंगसुनशी को इस मामले का उल्लेख करते सुना था। बेशक सु वेन शामिल नहीं थे। उन्होंने पहले ही गोंगसुनशी से कुछ चीजें सीख ली थीं। हालांकि वह इस मामले में बहुत गहरे नहीं गए। इस प्रकार इस समय सु वेन को अभी भी नहीं पता था कि ट्रू दानव सम्राट लिटिल मॉन्क जिजेन था। इस प्रकार दायरे की सीमाओं की रक्षा करना उसके लिए एक उचित मामला था। ज्यादातर लोगों के लिए वे नहीं जानते थे कि भिक्षु जिजेन के लिए मानव दुनिया में आना मुश्किल था। एक साधारण चर्चा के बाद सभी लोग तितर बितर हो गए। गोंगसुनशी, सु वेन और सु चांगकिंग पीछे रहे। तैयारी कैसी है? उद्धरण चिन्ह। ये लगभग पूरा हो गया है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने धीरे से जवाब दिया। उन्होंने गोंगसुनशी को देखा और पूछा, सीनियर गोंगसन, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मानव दुनिया में प्रवेश करने के लिए स्थानों को पार करने वाले लोगों के लिए यह संभव क्यों है? उद्धरण चिन्ह। गोंगसुनशी ने सु वेन पर नजर डाली और गहरी आवाज में कहा, मुझे या तो पता नहीं है। मुझे केवल इतना पता है कि स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उसे अस्वीकार कर देगी और दुनिया की शक्ति उस पर हमला करेगी। मुझे कुछ और पता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने कहा और कहा, ट्रू दानव सम्राट ने जो कहा उसके अनुसार भले ही हम राक्षसों को हरा दें, फिर भी हम भविष्य में नए दुश्मनों का स्वागत करेंगे, है ना? हमें मार्शल कलाकारों को कैसे पार करना चाहिए और इस भाग्य से बचना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। गोंगसुनशी ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। शायद हम केवल उसके जैसे हो सकते हैं और एक अलग क्षेत्र स्थापित कर सकते हैं। या शायद ये वैसा ही होगा जैसा कि दायरे नियंत्रक ने कहा, इस व्यक्ति को मार डालो या महान दाव को समझ लो। उद्धरण चिन्ह। आखिरकार यह एक ऐसा रास्ता था जिसे पहले किसी ने नहीं लिया था। दोनों पक्ष चुप हो गए। सु वेन ने सोचा कि स्टार मार्शल मिस्टिक दायरे में क्या हुआ था। स्टार मार्शल मिस्टिक दायरे को 9 संतों द्वारा बनाया गया था। इसे मानव दुनिया में प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। हालांकि एक निश्चित दृष्टिकोण से स्टार मार्शल मिस्टिक दायरे भी एक दुनिया नहीं थी। ये भी कहा जा सकता है कि एक निश्चित दृष्टिकोण से वे कई दुनिया के रूप में मौजूद थे। क्या 9 सन्यासी प्रतिभाओं का पोषण करने या पार करने के लिए ऐसा कर रहे थे? स्टार मार्शल मिस्टिक दायरे में जीवित प्राणियों की आत्माएं अधूरी थीं। अगर ऐसा होता तो क्या वह उच्च स्तरीय दुनिया की तुलना में अधूरी दुनिया में होता?